हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आ गए आप सब। चलिए, सबको गुड इवनिंग भाई, सभी को जय हिंद, राधे 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 राधे, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। ओके, तो आज आपकी ये 5वीं क्लास है परसेंटेज की। जैसा कि हमने कहा कि आपको डेली एक क्लास रीजनिंग और मैथ्स की अल्टरनेट मिलती रहेगी, और जिस तरह का रिस्पांस आप दिखा रहे हैं, जिस तरह का प्यार दिखा रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये क्लास शायद सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट कर ली है मैथ्स में, और जो लोग अभी तक उन क्लासों को नहीं अटेंड किया, उनमें उनको नहीं पढ़े हैं, वो जाकर के पहले उन क्लासों को अटेंड कर लें, ठीक है ना। उनको जरूर पढ़ लीजिएगा बाद में, कि अभी भी आपके चैनल पर पड़ी हुई है इसी मत। तो चलते हैं, और आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो सवाल हैं आज के, वो मतलब एक अलग लेवल के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको खुद लगाने के बाद मजा आएगा। तो सबसे पहले तो आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। कोई ये जीएस या इंग्लिश की क्लास नहीं है कि आप केवल देखते रहें, आप वोकैब याद करते रहें, आप है ना मीनिंग याद करते रहें, ऐसा कुछ करें तो देख करके नहीं। यहाँ अगर आपको मैथ्स में कुछ बेहतर करना है तो आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना होगा, जिससे आप सवालों को जैसे ही स्क्रीन पर दिखाई दें लगाने का प्रयास करें। और अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर तुरंत पिन किया करें, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताते हैं, अगर नहीं लगता तो आप उसका सोल्यूशन देखें। ये आपकी सही अप्रोच होनी चाहिए, तरीका। आपको जैसे पता है एसएससी जीडी का फॉर्म 24 नवंबर को आ रहा है, और उसकी वैकेंसी के बारे में भी नोटिस आई है, अपडेट आई है। तो आप सब अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए। आप कंटिन्यू, ठीक है ना, रेगुलरिटी बनाइए अपनी तैयारी में। डेली आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, जो भी तरीके हो सकते हैं स्कोर बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज आपको करने होंगे। ओके, तो चलते हैं और आज का बेहतर सवाल देखते हैं। पहला सवाल, जैसा कि हमने कहा कि आज की बेहतरीन सेशन, सबको भाई गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, ठीक है ना। चलिए अब सवालों को लगाते हैं और बढ़ते हैं, और आप आंसर इस सवाल का बताइए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपसे बन पाता है तो आप भी कोशिश करें। ओके, चलिए। चलिए, आ गया होगा अब तक आपका आंसर। सवाल बड़ा ही प्यारा है। इन्होंने कहा है कि रमेश अपने वेतन का 28% बचाता है, जबकि नरेश 32% बचाता है। ठीक है, रमेश जो है अपने वेतन का 28% बचाता है, लेकिन जो नरेश है वो अपने वेतन का 32% बचाता है। और एक लाइन बताई गई कि दोनों को समान वेतन मिलता है, दोनों की इनकम जो है वो एक समान है। अगर 100 रुपया रमेश कमाता है तो 100 रुपया नरेश भी कमाता होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, इतनी बात बोल दी गई तो सवाल आसान हो जाता है। और नरेश 1736 रुपया बचाता है, तो रमेश का व्यय क्या होगा बताइए। आप ऐसा कौन सा अप्रोच लगाए हैं कि अभी तक आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। जिन लोगों का आ रहा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो, तो हम आपको बताते हैं सवाल के लिए बेहतर तरीका क्या होगा, कैसे लगाएंगे। रमेश जो है वो अपने वेतन का 28% बचाता है। रमेश जो है वो अपने वेतन का कितना बचाता है, 28% की बचत करता है। बचत कितनी करता है मेरे दोस्त, 28% की, ठीक है। लेकिन आगे कहा नरेश 32% बचाता है। नरेश के बारे में क्या बताया जा रहा, कि नरेश अपने वेतन का 32% बचाता है, तो बचत तो हमें मिल गई। लेकिन आगे कहा कि दोनों समान वेतन मिलता है और नरेश 1736 बचाता है, तो रमेश का व्यय बताना। हमें बताना है रमेश का व्यय। रमेश अगर 28% बचाता है, 28%, तो आप बताइए ये खर्च कितना करता होगा। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, जो कमाता होगा वो 100% कमाता होगा। कितना कमाता होगा, 100%, जिसमें से 28% खर्च कर देता है, तो फिर बचत करता है 28%, तो बचाता कितना होगा, 72%। कितना बचाता होगा, 28 और 72 अगर आप जोड़ेंगे तो 100%। अब सवाल में हमें नरेश की वैल्यू दी गई है, वो भी बचत की। अब आप खुद देखें कि अगर नरेश का बचत 32% है, तो 32% की वैल्यू आपके पास
रुपया है। कितना दिया गया? 1736 बचाता है भाई। कितना? 1736। अब 32% बराबर 1736 है। हमको चाहिए रमेश का व्यय, यानी कितने की वैल्यू चाहिए? 72% की। कितने की चाहिए? तो बताइए इस सवाल को अब हल करने में कितना समय लगता? नहीं ना, बिल्कुल। और ऐसी कोई सी चीज नहीं जो आपकी समझ में ना आ रही हो। अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 8 चौक 32, 8 9 72, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16 गुणे 9 करेंगे, इकाई में 6 आएगा। कितना आएगा वो तो सभी ऑप्शन में है, गुणा कर लेते हैं। 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 30, 9 चौक 36 और 3 39, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यही बात आपको बता रहे हैं कि ऐसे बेहतरीन बेहतरीन सवाल जो आपको पेपरों में मिलेंगे, जो आपके पेपर में आए हुए भी हैं, इनको अगर सीखना है, बेहतरीन तरीके लगाने तो करिए। ठीक है? क्लियर है पूरी तरह? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल आज होने वाले हैं। तो फिर से हम एक बार कह रहे हैं, आप भी सवाल लगाने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है? चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, और अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। आज का पहला सवाल था। ठीक है? जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आए हैं, आप पहले वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सब लोग जल्दी जल्दी आ सकें और वो भी इस तैयारी में कुछ अपना योगदान दे सकें, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है? चलिए तो सब लोग पहले तो जितने लोग देखते हो वो भी लाइक नहीं करते हो, क्या दिक्कत है? अरे लाइक तो कर दो ना, कोई दिक्कत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है? चलिए सभी को तो हमने डेली इस चैनल पर 7 बजे डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। ठीक है ना? कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो बस इस चैनल पर आप बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलने वाली है। जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल बहुत बेहतरीन, क्या बेहतरीन लेवल का सवाल है। फिर से रमेश के बारे में बात कही गई कि रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3%। समस्या इसी जगह है मेरे भाई, गणित में कोई समस्या नहीं, समस्या सिर्फ ये है, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेटा, यही समस्या है आपकी। ऐसी मुसीबतों को ही तो कम करने हम आए। ये जो समस्याएं आपको लग रही हैं, यही ना लगे आगे चल करके, पेपर में समस्या ना बने। इसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है। ठीक है ना? 26 सही 2/3% बचाता है। कितना बचाता है? 26 सही 2/3। तो आइए पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। देखो गणित तभी कठिन होती है जब डेटा फ्रैक्शन में होता है, जब डेटा आपका डेसिमल में होता है, जब रूट में होता है, तब आपकी गणित कठिन हो जाती है। इन्हीं चीज़ों की कैलकुलेशन को आसान करेंगे हम लोग। ठीक है ना? बहुत आसान करने वाले हैं। 26 सही 2/3% आपको याद नहीं है, तो जब आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यही बताई जाती है कि 26 सही 2/3 को ब्रेक करिए। आप कैसे तोड़ सकते हैं? 20% और प्लस 6 सही 2/3%। अब बताइए, जब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको ये दोनों वैल्यू याद कराई गई कि नहीं? कराई गई ना, पर याद कहाँ? यही सारी चीजें तुम्हारे पास याद करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि कुछ और चीजें दिमाग में रहती हैं। जब कुछ और रहेंगी तो ये कहाँ रहेगा? चीजें तो एक ही समय एक चीज रहेंगी याद, है ना? जब उन्हें याद करोगे तो ये कहाँ याद रहेगा? या तो इन्हें कर लो या तो उन्हें कर लो, एक ही टाइम पर याद कर सकते हो एक चीज को। तो देख लीजिए, फ्यूचर यहाँ से बनना है या वहां से बनना है। ओके, तो चलिए, तो ध्यान दे करके हर एक चीज को सीखना है। 20% का मतलब होता है 1/5 और प्लस 6 सही 2/3 होता है 1/15। 6 सही 1/4 1/16 होता है, लेकिन 6 सही 2/3 1/15। अब पहले इसको इक्वल कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 1 जा 3 + 1 कितना? 4/15। ये बात है इस परसेंटेज की, यानी जो रमेश है वो 26 सही 2/3% बचाता है। इस बात का मतलब वो 4/15 बचाता है। अब 4/15 का क्या मतलब हुआ? अरे भाई देखो, उसकी होगी कुछ आय, इनकम होगी,
कुछ उसका खर्च होगा, कुछ उसकी बचत होगी, ठीक है ना, क्या होगी, बचत होगी। अब आप बताइए वो 15 में 4 क्या करता है, 16 इतना 16 से 26 सही 2/3 बचाता है, यानी 15 में 4 बचाता है। अब 15 में 4 बचाता तो खर्च कितना करता होगा, 11, कमाता कितना है, 15। बात समझ पा रहे हैं, 15 अगर कमाता है, 11 खर्च कर देता है, 4 की बचत करता है, ये रेशियो आपका बन जाता है। अब आप देखें सवाल में आगे इन्होंने कहा है कि खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रतिमाह 4080 रुपए की बचत करता है। खर्च बढ़ गया है, आय के बारे में जिक्र नहीं किया है, यानी आय आज भी वही है जो पहले थी। अब आपसे हम सवाल करते हैं, जैसे आपका खर्चा बढ़ जाए, आय ना बढ़े, तो क्या बचत उतनी ही रहेगी, नहीं रहेगी ना, बचत भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आप कमाते आज भी 15 ही हैं, लेकिन खर्च बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, खर्च। और खर्च कितना बढ़ा है, इन्होंने कहा है कि वो 20% बढ़ा है। कितने प्रतिशत, 20% आपका खर्च बढ़ गया। तो 11 का 20% कितना होगा, यही नहीं आता, अरे भाई 11 का 20% तो आएगा 2.2, यानी आपका खर्च 2.2 क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बस अगर आय नहीं बढ़ रही है तो आपकी बचत उतने ही रुपए कम होगी जितना आपका खर्च बढ़ गया है। तो यानी आपकी बचत कितनी कम हो जाएगी, 2.2। तो 4 रुपया से 2.2 रुपया घटाइए, तो आज आपकी बचत कितनी है, 1 रुपया 80 पैसा। कितनी बचत है, 1 रुपए 80 पैसे। और आज की बचत सवाल में दी गई 4080 रुपए, यानी 1.8 की वैल्यू 4080 है। तो आपसे पूछा है सवाल में इनकम यानी 15 की वैल्यू। अब आप देखें दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40,800 बटे में हो जाएगा 18 और गुणे 15, जिसकी वैल्यू निकालना है। अगर आप इसे भाग करते हैं तो 3 18, 3 बचे 15, 6 से काट दीजिए, 6 36 और कितना 4 6 48, 00, 8 45, 6 30, 4 34, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो बस यही बातें, ऐसे ही सवाल जिनसे आपको डर लगता है कि ये सवाल नहीं हो सकते, उन्हें कितनी आसानी से सरल किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आयुष मैथ्स पे मिलने वाला है। ठीक है ना, क्लियर है ना बात। चलिए, तो इस तरह के सवालों को हम लोग एकदम विधिवत कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रही ना बातें, ओके तो कर दीजिए, अगर क्लियर हो रही, समझ में आ रहा तो बता तो दिया करें भाई, क्या। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या है, क्लियर है। हाँ, कह रहा कि अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52%, बहुत प्यारा सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है। ठीक है, कह रहे हैं कि अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम है और आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 34 कम। आइए यहां रमेश को पकड़ लेते हैं, सवाल बड़ा ही अच्छा है। किसको पकड़ लेते हैं, रमेश को, क्योंकि रमेश से कंपैरिजन 2 लोगों का हुआ है, एक आशा का और एक किसका, एक विष्णु का। कह रहे हैं विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम है। रमेश ने जितने भी अंक प्राप्त किए इनसे 23 नंबर कम प्राप्त किए हैं विष्णु ने। किसने, विष्णु ने। ठीक है ना, विष्णु रमेश से 23 कम प्राप्त किए हैं। लेकिन कह रहे हैं आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 34 अधिक है, यानी जो आशा प्राप्त कर रही वो रमेश से 34 ज्यादा प्राप्त कर रही। ये है आशा जी, कौन है, आशा। ठीक है ना, आपकी आशा क्या है, मैथ। मैथ अगर अच्छी हो गई तो फिर विधिवत, आप भी इसी पर तो आशा लगाए कि मैथ अगर अच्छी हुई तो काम हो जाएगा। तो देखिए विष्णु रमेश से 23 कम लाते हैं, आशा रमेश से 34 ज्यादा लाती है। आगे फिर क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं कि गीता जिसने 84% अंक प्राप्त किए। अच्छा, इसके नंबर बताने,
तो आइए परसेंटेज की बात करें। अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु के 52% और आशा के 64% नंबर है। बस एक छोटा सा सवाल है। क्या है? छोटा सवाल। सवाल ये है कि विष्णु 52 पा रहे हैं, आशा 64। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए, क्या देखा जाए? डिफरेंस देखा जाए, तो आप क्या बताएंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितने परसेंटेज का है? 12% का। कितने का? 12% का है। अब आप नंबर में देखें कितना डिफरेंस है। पहले तो विष्णु 23 पाए तो रमेश के बराबर पहुंचे, फिर 34 और पाए तो आशा के बराबर पहुंचे। यानी कुल मिलाकर के अंकों में डिफरेंस है 57 नंबर का और परसेंटेज में है 12% का। यानी 12% ही 57 के बराबर है। सवाल की भाषा पर मत जाइए कि सवाल बहुत बड़ा लिखा है तो नहीं होगा, यही तो होगा। बहुत आसान है, ठीक है ना। 12% नंबर अगर विष्णु पा जाए तो आशा के बराबर हो जाए, या फिर 57 नंबर पा जाए तो आशा के बराबर हो जाए। यानी 12% बराबर 57 के, और वही निकालेंगे जो हमसे पूछा गया। इन्होंने कहा गीता 84% नंबर लाई है, उनके नंबर बताइए। तो आप बताइए, अगर 84% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 12 की वैल्यू 57 है, तो 12 सते कितने गुना? 7 गुना। तो इधर भी 7 गुना नंबर ज्यादा चाहिए। 7 सता 49, 7 पचे 35 और 4 39। यानी आशा गीता के नंबर कितने होने चाहिए? 399। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है ना? क्लियर है ना पूरी तरह से? मजा आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार लाइक तो कर दीजिए ना सेशन को। चलिए, क्लियर हो गया पूरी तरह से? चलिए, कौन है भाई ये बार बार कौन सा मोटिवेशन चाहिए आपको? किस मोटिवेशन की बात कर रहे हैं बताइए। आप आज 18-20 साल के हो गए हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और आपको हर दिन ये बताया जाए कि आपको करना क्या है, आपको तैयारी कैसे करना, आपको पढ़ना कैसे है। आपको आज भी मोटिवेशन हर दिन चाहिए। तुम्हारे जैसे ही लोगों की वजह से आए दिन लोग बस यही सारा काम करते रहते हैं, सुबह शाम तक केवल मोटिवेशन देते रहते हो, और तुम जैसे लोग मोटिवेशन लेते रहते हो। अगर तुम्हें अपने माँ बाप के चेहरे देख करके मोटिवेशन नहीं जगता है, आपके माँ का चेहरा देख करके मोटिवेशन नहीं जगता है, तो फिर कहाँ से जगेगा? आपको ये कब समझ में आएगा कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए? जब देखो तब यही सारी चीजें होती रहती हैं। आपकी माँ एक दो साड़ियों में पूरी जिंदगी, पूरा साल गुजारती रहती है। कब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं उसके लिए और साड़ियां लेकर आ जाए, पिता के लिए शूज लेकर आ जाए, बहुत सारे काम किए जाएं? लेकिन नहीं, आपको सिर्फ आकर के यहाँ कमेंटबाजी बहुत ज्यादा केवल ये करना है कि मोटिवेशन दे दीजिए, मोटिवेशन दे दीजिए। कौन सा मोटिवेशन चाहिए आपको? ठीक है ना? तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि आपको आज की उम्र में अगर ये नहीं समझ में आता है कि आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। वक्त निकल जाएगा केवल ये सोचते सोचते, तो पढ़ना कैसे? ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप रेगुलरिटी बनाइए, डेली क्लासेस चल रही, सवाल अच्छे अच्छे आते हैं, लगाने का प्रयास करो। ये है, यहाँ से मोटिवेशन लीजिए, पढ़ने का एक जुनून पैदा कीजिए। वैकेंसी आ रही है, बगल वाला आपका जॉब पा जाता है, आप बस घूमते रहते हैं। मोटिवेशन के लिए इतनी सारी चीजें आपको कहाँ से चाहिए? तो पढ़िए आप जम के, ठीक है ना? आप बेहतर करिए, आप फोकस करिए, मॉक टेस्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ये ठीक है। लेकिन आए दिन ये सारी चीजें कि आपको, अरे भाई, मोटिवेशन अंदर से पैदा होता है। आपको कुछ करने का एक जुनून होना चाहिए, ठीक है ना? वो जुनून पैदा करिए आप, हर चीज आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस पढ़ते रहिए यार, और क्या है जीवन में। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। केवल हम आपको बताते हैं कि ऑफलाइन क्लासों में भी आज यही ऐसे ऐसे सिस्टम चलते हैं, इस तरह के काम होते हैं कि बच्चे को 3 सवाल करा दिए जाते हैं। 3 से 4 सवाल करा करके हर दिन आधे घंटे 35 मिनट केवल आपको मोटिवेशन किया जाता है। और आप जैसे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार वहां बैठे भी हैं, कर भी यही काम रहे हैं, लगातार वो भीड़ों में बैठे हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि बस हो क्या रहा है। जब 2 साल 3 साल बीत जाते हैं तो बाद में वही चीजें समझ में आती जो आज आनी चाहिए थी, अब नहीं आती। तो इस तरह की ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं। तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा
कि आप अपने लिए बस ये समझ जाइए कि आप इस एज में इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दिन ये पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो उन लोगों को भी सजेस्ट करिए, सलाह दीजिए अपने दोस्तों को भी कि कंटिन्यूटी पढ़ाई करें, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना करें। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लासें, मैंने ऑफलाइन क्लासों में बहुत सारी ये शिकायतें देखी कि एक साथ टीचर क्या करता है, बच्चों से किसी का पैसा जमा करवा लेता है और पैसा जमा करवाने के बाद उनको फंसा लेते हैं 6 महीने 8 महीने, और बच्चों को उसमें आदत पड़ जाती है, आधे घंटे लेक्चर चलते हैं केवल, पढ़ाने को 2 सवाल 3 सवाल। ये स्थितियां हो चुकी हैं कोचिंगों की, ठीक है ना। तो सीधी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने समय को नहीं समझ पाए तो लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हम आते तो हैं आधे घंटे के लिए, 10 सवाल कराते हैं, लोग 1-1 घंटे में कराते हैं इतने सवाल, ठीक है ना। आधे घंटे में 30-35 मिनट में आपको 10-10 सवाल और बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाते हैं। चाहे तो हम भी 1-1 डेढ़ घंटे इसी में बस उलझा रहे हैं कि आपको कमेंटबाजी हो, बातें की जाए बहुत सारी, लेकिन ज़रूरत आपकी क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस आपको समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बहुत प्यारा सवाल है। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो, कुल परसेंटेज। बहुत प्यारा सवाल है, कैलकुलेशन कठिन हो जाती है जब आप लगाते हैं सवाल को। कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, टोटल इन्होंने बताया कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने जो नंबर प्राप्त किए हैं उनका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक 900 का है। उसमें से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। कितने? 72% अंक प्राप्त किए, 72, 72% अंक प्राप्त किए। और एक ही बारे में बात हो रही है, एक ही बारे में बात हो रही है। एक और परीक्षा है दूसरी जिसका पूर्णांक कितना है? 700। कितना है? 700 है। और 700 में से उसने प्राप्त किए हैं 80% अंक। कितने प्रतिशत अंक? 80% अंक। अब आपसे पूछा जा रहा कि उसका ओवरऑल परसेंटेज बताना है, उसने टोटल कितने प्रतिशत अंक। सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया ऐसे सवाल का, इस सवाल के लिए डेविएशन मेथड लगा लीजिए। आप क्या करिए, पहले तो इसको छोटा कर लीजिए, ये आप 9:7 कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 9:7 के अनुपात में कितना है? 9:7। ये है आपका टोटल। अब आप बताइए, जैसे यहाँ 72% नंबर है, यहाँ 80% है, तो यहाँ भी तो कह सकते हैं कि 72% तो है ही। कितने? 72% और प्लस 8% है, तो ओवरऑल आपको 72% तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 72% तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस ये 8% 7 का और मिलेंगे। तो 8 सते कितना हो जाएगा? 56, या फिर 7 गुणे 8 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? इतने नंबर टोटल में बांटे जाएंगे, 9 7 16 में। कितने में? 16 में बांटे जाएंगे। तो 8 दून 16, 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3.5, यानी 72% प्लस 3.5% यानी कुल मिलाकर के उसके जो मार्क्स हैं 75.5%। और आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा पहला। तो डेविएशन मेथड लगाना सीखें, ठीक है ना। बहुत काम की चीज है, बहुत जगह लगने वाली है, बहुत बड़े बड़े डेटा को आसान करती है। ओके, तो ये डेविएशन मेथड एक बार हम फिर से बता देते हैं। पूर्णांक 900 700 का था, रेशियो बना लिया 9:7। 72% यहाँ नंबर मिले थे, यहाँ 80 मिले थे। हमने कहा अगर 72 है, यहाँ 80 है, तो 80 को तोड़ के 72 + 8 लिख सकते हैं। अब आप अगर ये 8 ना होता तो यही कहते ना कि टोटल पेपर में दोनों पेपरों को मिलाकर के 72% नंबर मिले, लेकिन 72% साथ साथ यहाँ 8% और मिले। तो 8% किसका? 700 का, यानी 7 का। तो 8 सते 56, 56 कितने में बांटना है? 9 7 16 में। तो यहाँ डेविएशन लगा लेते हैं, आपका आ जाता है। तो ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा, जिस लेवल के सवाल हम करा रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति आपको इतनी आसानी तरीके से नहीं समझा सकता है, ठीक है ना। आप दे दीजिए किसी को, आपको बताएगा कि कितना समय लगता है ऐसे सवालों में। कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक एक सवाल पे बहुत अच्छे से मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, उसके बाद आपके लिए इतनी आसानी से चीज़ों को सरल करके यहाँ समझाया जाता है, ठीक है। तो बस आप
आप इसको इलीगल तरीके से मत लीजिए कि नहीं बस क्लास आकर के देख लिए, देखने से नहीं होता कुछ। आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना होगा और सवालों को आपको विद इन टाइम बनाना होगा, तब आप कर पाएंगे बेहतर से बेहतर। नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा, बस आप देखते रहेंगे और यहाँ बच्चे कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। ठीक है ना। एसएससी की मेरिट अभी गई है 145, लोगों को हवा नहीं लगी। ठीक है, तो स्थितियाँ ऐसे आने वाली। अभी जीडी की भी आपने हालत देखी क्या है। तो लोग पढ़ने वाले बहुत हैं, जो पढ़ते हैं बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं। ठीक है ना, आप देखते हैं तो देखते रह जाएंगे। यदि कोई संख्या मूल से 6 गुना हो जाती है। बहुत प्यारा सवाल है ये। सवाल छोटा जरूर है लेकिन गलत बहुत होता है। ठीक है ना, बहुत बार गलत होता है। आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। अगर इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा तो आप अपने आप को अवलोकन करिए कि आप है कहाँ पर आप ठीक है ना, लाए करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखें कि ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपके नहीं बन पाते तो दिक्कत तो है। यदि कोई संख्या मूल से 6 गुना हो जाती है, जैसे एक संख्या 1 है, 6 गुना हो जाती है तो 6 हो गई, यही तो बोला है। तो कह रहे हैं संख्या में कितने % की वृद्धि हो गई। अरे भाई बढ़ा कितना है, 5। कौन बढ़ा, 1 गुणे 100। अब आप बताइए 500% बढ़ेगा, लड़का 600 लगा के आ जाता है। ऐसी समस्याएं होती रहती। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा डी। यही चीजें तो सीखना है कि गलतियां कहाँ आपसे होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज रेशियो परसेंटेज, दोनों ऐसे अर्थमेटिक के चैप्टर हैं कि अगर दोनों को विधिवत पढ़ लिया जाए तो आधे से ज्यादा सवाल आपके ऐसे ही बन जाते हैं। अर्थमेटिक में 2 चैप्टर, एक परसेंटेज और एक रेशियो, दोनों का निचोड़ है पूरी अर्थमेटिक में और कुछ नहीं है, बस उन्हीं के कॉन्सेप्ट हैं। सवाल में कह रहे हैं 2 संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6। कितनी बेहतरीन चीज, फिर से रेशियो आ जाता है। रेशियो इस तरह आ गया 4/5 और अनुपात 5/6 के अनुपात में है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक या कम है। पहले तो आप इसको सरल किया करें। जब भी आपको अनुपात फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले तो उसको सरल करिए। सरल कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 24 अनुपात कितना हो जाएगा 25। 24 अनुपात कितना हो जाएगा 25। अब आप देखें इन्होंने कहा है कि दूसरी संख्या से कितने % अधिक या कम है। कौन, पहली संख्या। तो पहली संख्या कम है भाई, कितना कम है 1। अब 1 कम है, किससे कम है, तो आप कहेंगे 25 से, और परसेंटेज के लिए गुणे 100, यानी 4% की कमी है, डिक्रीज है पहली संख्या। क्या हो जाती है, 4% कम हो जाती है। ओके, इस तरह के सवाल हैं, देखिए आप। ना 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 ना, समझ में आ रही चीजें आपको, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरी बातों को दिल से मत लिया करें, बस आपके लिए है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप इधर उधर की चीज़ों में जब टाइम वेस्ट करते हैं तो मुझे भी दिक्कत आती है कि मेरे बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं उसके बावजूद इधर उधर चीज़ों में समय बर्बाद ना करें। ठीक है ना, यही सारी चीज़ें आपको समझानी होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का उत्तर लगाना चाहिए आपको, आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रयास करिए। बहुत प्यारा सवाल है, मतलब लाजवाब सवाल है यार। ये सवाल आप लगा के देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे से सवालों को बनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। आसान इतना तो नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। कह रहे हैं कि एक शहर में 40% पुरुष विवाहित हैं और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता, तो कितने % जनसंख्या विवाहित है। कोई भी एक से ज्यादा शादी नहीं करता है। ठीक है ना। चलो, एक से अधिक शादी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति 2 शादियां 3 शादियां नहीं करता है, ये मतलब है। एक पुरुष एक महिला से ही शादी करती, एक महिला एक पुरुष से शादी। ये बात इस सवाल में कहा गया कि शहर में 40% पुरुष विवाहित है। आपका आंसर नहीं आएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि सवाल बहुत ही प्यारा है। 40% तो पुरुष, और इनके बारे में बताया ये विवाहित है। क्या है, विवाहित। अब महिलाओं के बारे में, महिलाओं में कहा गया कि 25% महिलाएं विवाहित है। 25% कौन विवाहित है, महिलाएं। अब समस्या ये है कि आप कह रहे हो सर कि जितने पुरुष शादी करेंगे उतनी ही महिलाएं। अगर पूरे गांव में 2 पुरुष हैं, दोनों की शादी हुई तो 2 महिलाओं की भी हो चुकी, बराबर बराबर। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज अलग है। हाँ, तो परसेंटेज कैसे अलग नहीं हो सकता। मान लो कि एक गांव में 200 पुरुष हैं, 200 पुरुष हैं, और 200 पुरुषों में मान लो 150 लोगों की शादी हो गई। कितने लोगों की, 150। और महिलाएं
25%, मान लो 25% में मान लेते हैं महिलाएं 300 थी और उनमें से केवल 70-75 की शादी हुई, तो परसेंटेज तो कम है ना। कितना है? कम है परसेंटेज। तो एक बात ये देखना कि टोटल का परसेंटेज है, महिलाओं का 25% है, पुरुषों का 40% है, लेकिन शादी एक पुरुष की एक महिला से ही हो रही है, बराबर ही रहेंगे, ये मानते हुए कि एक पुरुष केवल कोई एक से अधिक शादी नहीं करता है। तो एक काम करिए ना, मान ले टोटल पुरुष यहाँ पे कुछ हैं, क्या मान लेते हैं, चलो यक्स, और महिलाएं क्या हैं, वाई हैं। अब पुरुषों का 40% शादीशुदा है, तो इतने पुरुष शादीशुदा हैं, और महिलाओं का 25% शादीशुदा है, तो इतनी महिलाएं। अब हमने कहा कि जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं शादीशुदा हैं, तो यहाँ शादीशुदा पुरुष और शादीशुदा महिलाओं की संख्या बराबर है, परसेंटेज बराबर नहीं है, लेकिन नंबर। अब हमने नंबर निकाल लिया ना, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 8 40, 5 5 25, यहां से पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। ये बात हम बता रहे हैं कि अगर पूरे गांव में, शहर में पुरुष 5 हैं तो महिलाएं 8 हैं। अब आपको हम दिखाते हैं, इन्होंने कहा कि पुरुष जो हैं वो 40% शादीशुदा है। अब 5 पुरुष हैं और 5 का तुम 40% अगर निकालते भी हो तो कितने आएंगे? 2 ही तो आएंगे ना, यानी पुरुष कितने शादीशुदा हैं? 2, तो महिलाएं भी 2 ही होंगी। एक पुरुष एक ही महिला शादी करता है। तो अगर आपको ये समझना, अगर कॉमन सेंस लगाए तो यही बात हो जाएगी, लेकिन चेक करना तो कर लो। 8 का 25% 2 ही आएगा। 8 का 25% कितना आएगा? 2। तो महिला और पुरुष शादीशुदा 2 और 2 हैं। तो सवाल में कहा गया कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, तो मेरे भाई 4 लोग शादीशुदा हैं। कितने में? 8 5 13 में। परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब आप बताइए, 1/13 हमने कभी तुम्हें लिखाया जरूर होगा, कितना होता है? कितना होता बताइए? 7 सही 9/13, और चाहिए 4/13, कितना हो जाएगा? 4/13। भाई आप क्या करिए, 1/13 होता है 7 सही 9/13, 4 तो 7 चौक 28 और 9 चौक 36/13, 13 दूना 26, यानी 2 और लगभग आएगा, तो लगभग 30 आएगा। कितना आएगा? लगभग 30। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30.8%। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। सवाल आसान नहीं है, ठीक है ना, बहुत प्यारा सवाल है। अगर समझ नहीं पाते हैं तो सवाल नहीं लगेगा, ठीक है ना, हल्के मत लीजिए ऐसे सवालों को। चलिए, अगर नहीं एक बार में समझ में आया तो आप दोबारा देखिए वीडियो, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं कि कोई पैसा लगने वाला है, जितनी बार मर्जी हो देखिए, क्योंकि सवाल बेहतरीन है। जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे को एक ही बार में समझ में आ जाए, कभी कभी किसी बच्चे को दूसरी बार में समझ में आता है तो 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, ठीक है ना, लेकिन जब तब तक देखे जब तक समझ में ना आए। चलिए, आज का कौन सा सवाल होगा? 8वां सवाल, ठीक है ना। 8वां सवाल, 8वें सवाल में कहा गया कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3 बहुत सवाल मैंने ऐसे करवाए, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। 5/3 के स्थान पर तो आपको त्रुटि का प्रतिशत बताना है, गलती का परसेंटेज बताना है। ऐसे सवाल पहले भी आपने देखे, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप जब भी ऐसा सवाल आए तो आप एक संख्या मान लीजिए, 3 और 5 से कट जाए, मान लेती हूँ 15 है। क्या है वो संख्या? 15 है। अब 5 और 3 से कटने वाली, अब 15 का तुम्हें पहले 5/3 निकालना था, 3 बचे 15 नहीं 25 आता, फिर आपने उस 15 का निकाल लिया 3/5, यानी कितना निकाल लिया? 9 आ गया। तो कमी तो आई है, गलत तो हुआ है। कितना गलत हुआ है? तो 16, किस पर? 25 पर, गुणे 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64% की गलती हुई है। कितने परसेंट की? 64% की गलती हुई है। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं है भैया। चलिए, तो 2 सवाल और बचे हैं आपके। आज के 8 सवाल हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पूरी तरह से पसंद आया होगा। बस यार, लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का 9वां सवाल कह रहे हैं कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी के। यार एक चीज बताओ,
इस सवाल में ना तो डी के बारे में पूछा है और ना डी की वैल्यू दी है, तो फिर डी को लिखें क्यों? समझना चाहिए ना इस बात को। यही चीजें सीखने के लिए आप आए। कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, उसको लेकर के आप परेशान हैं। आप देखो कितना आसान करते हैं सवाल को। ए अनुपात बी पहले निकालो। आप क्या निकालो? ए अनुपात बी। कह रहा है कि ए ने बी से 10% अधिक। अब बार बार ये ना बताना पड़े आपको कि 10% मतलब 1/10 होता है। अगर ए ने 10 प्राप्त किए तो बी ने 1 ज्यादा प्राप्त किया यानी 11। ए ने बी से 10%, ए ने ज्यादा प्राप्त किया है यानी ये 11 तो ये 10। ए ने बी से 10 यानी बी ने अगर 10 तो 1 ज्यादा 11। ठीक है ना। आगे फिर कह रहे हैं कि बी ने सी से 20% अधिक। बी और सी के बारे में कहा जा रहा कि बी ने सी से कितना? 20%। अब 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। बी ने सी से यानी अगर ये 5 है तो ये 6। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से। इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी ना तो डी दिया है ना डी के बारे में पूछा है। ए और सी के बारे में कहा गया तो यहीं से आप क्या करिए, पहले ए बी सी निकाल लीजिए। आप जब अनुपात पढ़े होंगे तो ये निकालने का तरीका बहुत बार सीखे होंगे। आपके लिए 2 तरीके हम बताते हैं। 2 तरीके कौन कौन से? या तो आप यहाँ पर एज उल्टा एन मल्टीप्लाई कर लो तो एबीसी मिल जाएगा, या फिर आप देखिए बी को बराबर कर लीजिए। यहाँ 10 है यहाँ 6। अगर बराबर करते हैं तो 6 और 10 कैल्शियम ले लेते हैं 30, यानी 10 तियाँ 30, 6 पंचे 30। अब आप देखिए यहाँ कि आपका ए हो जाएगा 11 तियाँ 33, बी हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और सी आपका हो जाएगा 25। या फिर आप क्या करते, एज उल्टा एन मल्टीप्लाई कर लेते तब भी आ जाता। तो यहाँ से ए बी सी मिल चुका है हमें। अब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। ए को सी से 272 हमारे हिसाब से कितना, तो आप कहेंगे 8 ज्यादा मिले, लेकिन रियल में कितना 272 ज्यादा मिले। अब आपको नंबर किसके चाहिए? बी के नंबर चाहिए। 8 बराबर इतने के तो 1 बराबर 8 त्रिक 24 और कितना 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 बताइए, 8 त्रिक 24 और हो जाएगा आपका 3 और चौक 32। 1 बराबर 34 के तो 30 बराबर। हमें 30 की वैल्यू चाहिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तियाँ 12, 3 त्रिक 9, 1 10। ठीक है ना। यानी 1020 नंबर किसके थे? बी के थे। किसके थे? बी के थे। तो हम लोग बस आज के अंतिम सवाल पर आ पहुंचे हैं। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि हर एक सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दें। ठीक है। आगे और शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन डेली आपको इस चैनल पर क्लास मिलेगी, मैथ्स और रीजनिंग की अल्टरनेट मिलती रहेगी। एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। ठीक है। चलिए, तो आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बस आप लगाने की कोशिश करें। ओके, एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलिए, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है। क्या रखती है? इरादा। इरादा नहीं समझ रहे हो? इरादा रखती है। तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा? देखिए, इस सवाल के लिए तुम्हें एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, एकदम आसान। आपसे पहले भी जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हें पता है कि जब कंजम्पशन की बात आए, किसकी बात आए? कंजम्पशन की बात आए, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज बना सकते हैं। देखिए, 19% बढ़ जाती है तो 119, कितनी? 119, और खर्च का इरादा कितना है अतिरिक्त? 12%, तो यानी 112। बस आप डायरेक्ट लिखा करें, सवाल इतने में ही हो जाएगा। इतने में हो जाएगा। क्यों पूरा कॉन्सेप्ट लिख के बनाने की जरूरत? अब आप देखिए कितना वो खर्च कम करना चाहती, कितना यहाँ वो मतलब कितना पेट्रोल कम खरीदेगी, तो यहाँ से खरीद का कम है 7/119 × 100। अब अगर आप इसे हल नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम कहाँ है, समझ रहे हैं? बहुत जगह। अगर आप बताइए, थोड़ा सा सोचें कि अगर 120 होता है, कितना होता? तो 0 0 कट जाते, 12 से भाग करते, तो बरछंग 72 लगभग 6 बार जाता। कितनी बार? आपका आंसर लगभग कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6% आ जाएगा। यानी प्रतिशत पेट्रोल खरीद को अगर 6% कम कर दे तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना। तो इस तरह के बेहतरीन सवालों के लिए हम फिर मिलेंगे। सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बस अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। ओके, राधे राधे, फिर मिलेंगे।